तो आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और समझने लायक टॉपिक है। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है वो है ब्रिटिश पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमें फिर इसे कई पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और हर पार्ट से एक अलग क्वेश्चन तैयार होगा। तो मेन टॉपिक ब्रिटिश पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। ठीक है, बीपीएपी है। इस टॉपिक को हम निम्नलिखित पैराग्राफ्स में या टॉपिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ब्रिटिश पुलिसिंग सिस्टम, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव को हम यहाँ सिविल भी कह सकते हैं, सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक सेवा, मिलिट्री सर्विसेज या मिलिट्री सिस्टम, और फिर लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से इस बड़े टॉपिक में यूनिट है एक तरीके से आप माने तो ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, और इसके तहत हमें ये 5 हेडिंग्स 5 टॉपिक तैयार करने हैं। तो पूरा एक टॉपिक और उस टॉपिक के अंतर्गत एक छोटा टॉपिक, 5 छोटे टॉपिक हैं। जैसा कि कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था ड्राफ्टिंग, आपको ग्रुप में टेलीग्राम में याद होगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉलोनियल पीरियड में, और उसमें जितने भी सब हेडिंग्स थे, राजस्व, उपनिवेशवादी चरण, धन निष्कासन, याद होगा। तो वो अपने आप में एक टॉपिक थे, लेकिन वो किसी मेन टॉपिक का हिस्सा भी थे। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत हम पुलिसिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो माना जाता है कि पुलिसिंग क्या है, उस समय ब्रिटिश शासन व्यवस्था का भारत में उसे स्थापित करने वाला तीसरा स्तंभ कहा गया है। तीसरा स्तंभ कहा गया है। ओके, तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए, वैसे तो चांसेस बहुत कम ही हैं, प्री में 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना होगा। ये आधुनिक पुलिसिंग है। तो कहा जाता है कि आधुनिक पुलिसिंग का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जिसने आज की पुलिसिंग सिस्टम को जन्म दिया है, जिसमें दूसरा योगदान लॉर्ड कैनिंग का है। तो सबसे पहले हम कॉर्नवालिस की पुलिसिंग सिस्टम को समझ सकते हैं, समझना चाहिए। भारत में पहली बार मॉडर्न थाने और प्रत्येक थाने में एक दरोगा की नियुक्ति की गई। ठीक है, ये दरोगा एक भारतीय व्यक्ति होता था। तो दरोगा, चौकी, थाना, ये व्यवस्था मॉडर्न पुलिसिंग की तहत देखी गई। ठीक है, जिले में एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता था, जो जाहिर सी बात है आरंभ में तो ब्रिटिश रहेगा और नॉमिनेट होता था ये।
ठीक है। जब लॉर्ड कैनिंग भारत आए तो उन्होंने 1861 में पुलिस एक्ट बनाया और उसमें एक सिस्टम जोड़ दिया हायरार्की का। तो जो लोग इंग्लिश में देख रहे हैं वो इसे हायरार्की लिखें, हिंदी में अधिक्रम कहा जाता है। अधिक्रम, ये क्रम लिखा है, क्रम करना है आपको, है ना। अधिक्रम का मतलब आप आज के हिसाब से समझ लो, जैसे डीजीपी होता है ना, तो डीजीपी के बाद आईजी होता है आज, आईजी के बाद डीआईजी होता है, डीआईजी के बाद देहरादून जैसे शहरों में एसएसपी भी होते हैं, एसपी होता है, ठीक है। सीओ बीसीएस के थ्रू बनेंगे, फिर इंस्पेक्टर होगा, सब इंस्पेक्टर होगा। तो एक प्रकार की ये हायरार्की सिस्टम देखने को मिलती है और आज भी हम इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब इस पुलिसिंग की जरूरत क्या है, उससे पहले आप देखें नंबर 4 को, और नंबर 4 आपको ये बताएगा कि गांव में क्या व्यवस्था थी। तो अगर हम गांव की व्यवस्था को देखेंगे तो चौकीदार जो होता था उसको ही पुलिसिंग के राइट दे दिए गए थे। जैसे आप उत्तराखंड में इससे मिलती जुलती व्यवस्था देख सकते हैं कि ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ कानून व्यवस्था की समस्या कम है, वहाँ पटवारी को ही उप निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर के या सब इंस्पेक्टर का चार्ज दे दिया जाता है। आप जानते हो, है ना। नहीं जानते तो आप जान लीजिए। उद्देश्य क्या था, पुलिसिंग क्यों बनाई गई, सारे फैक्ट स्लाइड में नहीं है, तो जो हम बोलते जा रहे हैं आप उन्हें नोट करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी। किसी भी देश की सुरक्षा दो भागों में बटी होती है, आंतरिक और बाह्य। तो ये आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। इस आंतरिक सुरक्षा में कंपनी जब व्यापार करती है तो उसके सामने लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है। लोग टैक्स नहीं देते हैं, चोरी करते हैं, जमींदारों को परेशान करते हैं। तो इन सब से सुरक्षा के लिए जरूरी था कि एक सुरक्षा व्यवस्था हो। तो व्यापार को ठीक ढंग से चलाए रखने के लिए पुलिसिंग की जरूरत थी उन्हें, ठीक है। इस पुलिसिंग ने फिर उन अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जो ब्रिटिश थे। ये अलग बात है कि आजाद भारत जब आंदोलन चलेगा आजादी का, तो पुलिस वाले भी मारे जाएंगे, जैसे सैंडर्स की हत्या की थी, है ना। लेकिन ये पुलिस उस समय आज की तरह वीआईपी कह लीजिए या अधिकारियों को सुरक्षा भी प्रदान करती थी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी उन्हें, तो दो कारणों से। कंपनी को व्यापार सुचारू ढंग से चलाना है, प्लस जो मुगलों का जो पतन, डिक्लाइन हुआ, उससे एक एनार्की डेवलप हुई, लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया। तो उससे भी बचने के लिए, उसे ठीक करने के लिए एक मॉडर्न सिक्योरिटी की जरूरत थी जो प्राप्त होती है। और अंततः इसी पुलिस ने ब्रिटिश राज को भारत में दीर्घकालिक यानी 1947 तक भारतीयों को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाई, है ना। ये पुलिस ही है ब्रिटिश काल की जो 1947 तक अंग्रेजों को भारत में स्थापित करती है या बनाए रखती है। तो कहने का आशय है कि इस पुलिसिंग ने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो ये इन उद्देश्यों के तहत इसको लाया गया था। और आप देख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो बीच में, जैसे मैंने कहा कि इंडियन पुलिस एक्ट कौन लेकर आया, 1861 में कैनिंग लेकर आया। तो सोचो 1861 क्यों, क्योंकि 57 की क्रांति हो चुकी है, ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया है कि अब ऐसे विद्रोह और होंगे या उनकी संभावना रहेगी, तो इन्हें कुचलने के लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, ठीक है।
आप जानते हैं कि ये वो दौर है जहां पर आईपीसी और सीआरपीसी भी आ रहे हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर को कौन कंटिन्यू करता है? पुलिस कंटिन्यू करती है, वही कंडक्ट करती है क्रिमिनल प्रोसीजर्स को। तो ये अनायास नहीं था, कोई संयोग नहीं था कि 61 में सब कुछ आ रहा है। 57 की क्रांति ने अंग्रेजों को बता दिया कि उन्हें एक स्ट्रांग पुलिसिंग की जरूरत है। ठीक है, तो उद्देश्यों को समझाने के लिए 57 की क्रांति के बाद का सिनेरियो को उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, विशेषताएं लिखनी होंगी आपको उद्देश्य के बाद। जैसे ये व्यवस्था हायरार्की पर आधारित थी, और उस हायरार्की में जो दरोगा पद था, उससे ऊपर के पद सामान्यतः भारतीयों को नहीं दिए जाते थे। तो जो पद दिए जाते थे दरोगा तक, वो अधिक योग्यता की डिमांड नहीं करते। आज भी हम जानते हैं कि दरोगा के लिए केवल बीए पास चाहिए होता है ना, क्योंकि माना जाता है कि बहुत स्पेशलाइज्ड वर्क नहीं है उसका। लेकिन उस समय तो ये योग्यता और भी कम रही होगी। तो जब भारतीय आ गए हैं, पद उनको निम्न है, तो सैलरी भी कैसी होगी? कम होगी। उच्च पदों पर प्रतियोगिता नहीं होती थी, बल्कि नॉमिनेशन होते थे, नामित कर दिया जाता था। तो सैलरी भी कम प्राप्त हो रही है, योग्यता का स्तर भी निम्न है। इन विशेषताओं में सुधार किया किसने? कैनिंग ने। ठीक है, जैसे वेतन वृद्धि का काम सिफारिश ने की, प्रशिक्षण के काम की सिफारिश की, पुलिस से इंटेलिजेंस, गुप्तचरी लिखा है, गुप्तचरी होना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये काम भी पुलिस से उस समय कर रही है। ठीक है, ये इंडियन पुलिसिंग सिस्टम है ब्रिटिश काल का। तो जैसा मैंने कहा, बहुत सामान्य टॉपिक है, बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता आपको इसमें नहीं थी, आसानी से आप कर सकते। तो आपके उस टॉपिक का मेन हेडिंग का दूसरा टॉपिक आपके सामने है, और वो है सिविल सेवाएं, ब्रिटिश कालीन सिविल सेवाएं। तो एक छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को वहां। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में आज का सेकंड टॉपिक है सिविल सेवाएं। ठीक है, अब सिविल सेवा आप जानते हो किसे कहते हैं? जो सेवाएं नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं देती हैं, उनसे जुड़ी होती हैं, उन्हें हम सिविल सेवाएं कहते लगते हैं, है ना। यानी इसमें सरकार नागरिकों से जिन अधिकारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, उन्हें हम सिविल सेवा कहते हैं, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो सिविल सेवा के टॉपिक को तैयार अगर करना है, तो आप इसे दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, याद होने में और समझने में आसानी होगी आपको। पहले दो पार्ट हैं, और इसको कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन सिस्टम, बेस्ड ऑन डायरेक्ट सिलेक्शन सिस्टम, प्रत्यक्ष चयन प्रणाली पर आधारित। और दूसरी है कंपटीशन बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम। ठीक है, प्रतियोगिता आधारित चयन प्रणाली। ये ब्रिटिश काल के आरंभ से ही चली और 1853 तक दिखाई देती है हमें। ठीक है, और फिर 1853 से लेकर 1947 तक हमें समझना है।
तो ये केवल आपको याद कराने के लिए ही कैटेगराइजेशन किया गया है। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हमें देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद से ही कहानी शुरू हो जाती है। कहानी शुरू करने का मतलब, कहने का आशय यह है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से रेवेन्यू लेना है, और आप जानते हो कि डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं लिया। राजा सिताब राय है ना, जैसे लोगों को, रजा खान जैसे लोगों को अपॉइंट कर दिया गया था इस समय। लेकिन फिर भी जो टैक्स आ रहा है उसकी अकाउंटिंग वगैरह की जिम्मेदारी भी ये वर्क करने लगा है। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ से होती है। जैसा कि हमने कहा कि ये DSS है, डायरेक्ट सिलेक्टिंग सिस्टम है। इसका सीधा मतलब है कि उच्च पदों पर जो नियुक्तियां होती थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी के मालिक लोग करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या लिखेंगे आगे, नियुक्तियों का आधार क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अगर आपकी जान पहचान है तो वो कंपनी के लोग नियुक्ति करते हैं, इसलिए इसको प्रत्यक्ष चयन प्रणाली कहा गया है। ठीक है, और फिर होते थे BOD के अलावा आप देखते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आ गया। तो ये सभी इस सिविल सेवा के लोगों की, कर्मचारियों की, एम्प्लॉयज की नियुक्ति कर रहे हैं। अब क्वेश्चन प्री के हिसाब से बन सकता है कि वो नियुक्तियां भी कैसी हैं, हायरार्की बेस्ड हैं, अधिक्रम आधारित था। नंबर टॉप है, उसके बाद इस तरीके से इसका विभाजन हो जाता था। ठीक है, तो जो टॉप का पद है उसका क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो क्रम क्या है। तो सीनियर मर्चेंट, पहला पद क्या है, सीनियर मर्चेंट। जूनियर मर्चेंट, इंग्लिश और हिंदी में सेम रहेगा। तीसरे वाले को फैक्टर कहते थे, फैक्टर। फोर्थ वाले को राइटर कहते हैं, और लास्ट वाले को अप्रेंटिस। तो क्वेश्चन प्री के हिसाब से अच्छा है कि क्रम पूछा जा सकता है कि एक क्रम में लगा दीजिए आप इनको, सीनियर, जूनियर मर्चेंट, फैक्टर, राइटर और अप्रेंटिस। इस समय की सिविल सेवा की आगे आप लिखेंगे विशेषताएं क्या हैं। तो भ्रष्टाचार से युक्त सर्विस है, जिसमें भाई भतीजावाद चरम पर था, और पदों की बिक्री होती थी। एक तरह से ये नियुक्तियां, कौन कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पैसा दे सकता है या उसका क्लोज है, यानी टोटली करप्शन। और जब करप्शन होगा तो डिसिप्लिन का अभाव होगा। ठीक है, इसके अलावा वेतन कम रखे गए, और कम वेतन का सीधा मतलब था कि एम्प्लॉय आकर्षित नहीं होगा, और अगर उसे आकर्षित करना है तो उसको एडिशनल इनकम देनी पड़ेगी। और एडिशनल इनकम देने के लिए क्या कर दिया गया, उनको प्राइवेट ट्रेड की अनुमति भी दी जाती। और जैसे ही ट्रेड व्यापार करेंगे वो, उससे ही करप्शन का जन्म होने लगेगा। ठीक है, आरंभ में इन लोगों ने राजस्व को काम संभाला, और यही लोग शोषण को जन्म भी देते हैं, इसको कंटिन्यू करने में मदद करते हैं। जैसा कि आप आगे देख रहे होंगे स्लाइड में कि भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता है कारण, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि जो पद सेल लगने से आ रहा है, भाई भतीजावाद से आ रहा है, भ्रष्टाचार भी होगा। ये लोग भारत में आएंगे, दस्तक का मिसयूज करेंगे, निजी व्यापार करेंगे, समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है, तो ये सब शिकायतें, ऐसा नहीं है कि कंपनी के लोगों को नहीं पता थी, बिल्कुल पता थी। इसलिए बहुत जल्दी एक आदमी आएगा जो इसे ठीक करने की कोशिश करेगा। तो सेकंड पैराग्राफ में अब आप कॉर्नवालिस को ले लीजिए। कॉर्नवालिस ने इन सब समस्याओं को समझा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। उन्हीं प्रयासों को सुधार कह दिया जाता है। तो सिविल सेवाओं में सुधार करके एक नया रूप दिया, और इसलिए भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता
मान लिया जाता है। इस समय की सिविल सेवा को कन्वेंटेड सिविल सेवा कहते थे, सिविल सर्विसेज बोलते थे। कन्वेंटेड, कन्वेंटेड का मतलब होता था कि जैसे ही इनकी अपॉइंटमेंट होती थी, उन सिविल सर्वेंट्स को पद एवं दायित्व की शपथ, ओथ कराई जाती थी, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, प्लस और उनसे ये शपथ दी जाती थी कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से कॉर्नवालिस, यहां से क्वेश्चन मेंस का बनेगा कि ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने के लिए एक स्टील फ्रेम की आवश्यकता थी, स्टील की चौखट की जरूरत थी, और उस चौखट को कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा के माध्यम से स्थापित कर दिया। तो प्रीवियस क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सी सेवा स्टील फ्रेम है, तो सिविल सेवा को आप स्टील फ्रेम कह सकते हो। स्टील फ्रेम यहाँ पर एक संकेत है कि किसी भी घर में अगर प्रवेश करना है तो क्या चाहिए होगा, दरवाजा चाहिए होगा, और दरवाजा किस पर टिका होता है, चौखट पर टिका होता है, फ्रेम पर टिका होता है। ठीक है, तो अगर फ्रेम या दरवाजा मजबूत नहीं है तो आप घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इन सिविल सर्विस सर्वेंट्स ने ये चौखट तैयार की, दरवाजा तैयार किया, यानी रिवेन्यू कलेक्शन, व्यापार पर कंट्रोल, ये सब जिम्मेदारी उन्होंने ली, और यही जिम्मेदारी आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में स्थापित कर देती है। तो स्पष्ट है कि इसे हम, या कॉर्नवालिस अगर स्टील फ्रेम कहता है तो गलत नहीं कहता उसे। खैर, लेकिन कॉर्नवालिस के बाद योगदान आया लॉर्ड वेलेस्ली का। तो उसका ध्यान रखिएगा कि सिविल सेवाओं में किन किन की भूमिका रही है। तो कॉर्नवालिस से कहानी शुरू होती है, जिसने कुछ सुधार किए। सुधार मैंने आपको बताए, करप्शन से फ्री होकर शपथ दिलाना, निजी व्यापार पर रोक लगाना, नजराने पर, नजराना मतलब आपको याद होगा प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव जैसे लोगों को लाखों करोड़ों रुपए नजराना मिला था। तो नजराना प्राप्त करने के लिए ये कर्मचारी क्या करते थे, शासन का प्रयोग अपने मनमाने तरीके से करते थे। तो जिसने कहा कि अब कोई भी कर्मचारी क्या नहीं लेगा, नजराना या गिफ्ट नहीं लेगा, तो उन्होंने कहा कि हमारी फिर तनख्वाह बढ़ाओ। तो बोला ठीक है, बिल्कुल, करप्शन नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कमियां वो पूरी कर देता है। लेकिन एक कमी रह जाती है, वो है भारतीय लोगों को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय दशाओं को समझने की। इस पर वो कोई काम नहीं करता। इस काम को दूर किया जाता है फिर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो अगला गवर्नर जनरल जिसका योगदान है वो है लॉर्ड वेलेस्ली, जिन्होंने इंडियन कंडीशंस को समझाने के लिए इन सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देने का काम किया, और ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की उसने। यहीं पर मैंने आपको प्री में बताया था, उनको हिंदी पढ़ाई जानी है, उर्दू मिश्रित हिंदी ही पढ़ेंगे ये लोग। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदी के विकास में बड़ा योगदान था कलकत्ता में। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इससे पहले इनको ट्रेनिंग कहाँ मिलती है। तो इससे पहले ट्रेनिंग इनको हैलीबरी कॉलेज लंदन में मिलती है, हैलीबरी कॉलेज। ओके, याद रखना, वेलेस्ली ने इस काम की परमिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं ली थी, इसलिए जल्दी ही उसे वो कॉलेज बंद भी करना पड़े। तो वो प्री का क्वेश्चन है कि बंद करने का कारण क्या है। ये काम फोर्ट विलियम कॉलेज का 1800 में हुआ। ठीक है, अगला चरण हम देखेंगे जब लॉर्ड कैनिंग भारत आएंगे, सॉरी विलियम बेंटिक जब भारत आएगा, माफ कीजिए। तो विलियम बेंटिक के आने से भारतीयों का थोड़ा सा सिविल सेवा में भला होने लगेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आप विलियम बेंटिक को कोड कर सकते हैं
कि विलियम बेंटिक का आना भारतीयों के लिए सिविल सेवाओं की दृष्टि से शुभ संकेत था। ये बैंक लिखा हुआ है, इसे आप क्या करना है, बेंटिक करना है, जो आगे है भी, तो इसे हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो बेंटिक का समय पॉजिटिव माना जाता है, यानी ये समय है 1833 का। और कह दिया गया कि सैद्धांतिक रूप से नियुक्तियों में, सिविल सर्विसेज में भारतीयों से धर्म, जाति, कलर, मूल वंश इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से सही था, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह सही नहीं था, क्योंकि नियुक्तियां नहीं मिली। नियुक्तियां कब मिली? वो जब सेकंड फेज शुरू होगा, जो हमने अभी शुरुआत में कहा था कि सेकंड फेज 1853 से शुरू हो रहा है, यहां से भारतीयों के लिए मौके बनने शुरू हो जाएंगे। यद्यपि यहां से भी तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन तो अब लिखेंगे भारतीय और सिविल सेवाएं क्या है। सिविल सेवा और भारतीय लोगों की कहानी शुरू होती है 1853 से, क्योंकि कंपटीशन कर दिया गया। कंपटीशन का कारण करप्शन था, जो नियुक्तियों के समय होता था, और उस करप्शन के कारण फिर ये लोग भारत में आके करप्शन करते थे। इससे कंपनी का घाटा बढ़ रहा था। और आप जानते हैं कि 1813 के बाद, 1813 के चार्टर के बाद, कंपनी के प्रत्येक काम में इंग्लैंड के अन्य लोगों को क्या करना है, एंट्री लेनी है। तो सिविल सेवाओं को एंट्री तभी मिलेगी जब न्यूट्रल या कंपटीशन पर बेस्ड रिक्रूटमेंट होंगे। तो ब्रिटेन के ऐसे लोगों को मौका भी मिलेगा जो कंपनी के मालिकों से संबंध नहीं भी रखते हैं, क्योंकि कंपटीशन फाइट करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि जितने अधिकारी यहाँ आएंगे, यहाँ से पहले सब लॉर्ड होंगे मैक्सिमम, और अब ऐसे भी आने लगेंगे जो लॉर्ड नहीं है। तो ये लॉर्ड शब्द क्या दिखाता है यहाँ पर? हम लॉर्ड क्यों कह रहे हैं, या इनको लॉर्ड क्यों कहा जा रहा है उस समय? तो लॉर्ड का मतलब होता था ऐसा व्यक्ति जो कंपनी में राज परिवार से संबंधित था, वो लॉर्ड लगाता था। और जो राज परिवार से संबंधित नहीं था, यानी ब्रिटेन के शाही परिवार से, वो लॉर्ड शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है? तो ऐसा कब हो पाएगा? जब ईमानदारी से भर्ती होगी। ईमानदारी से प्रतियोगिता कराना जरूरी है। तो भारतीय भी इसके लिए खुश होंगे। तो इसमें अब आगे लिखेंगे, एक आयोग बनाया गया था इस चीज के लिए, और वो था मैकाले आयोग। ये बात मैंने पॉलिटी की मेंस की कक्षाओं में आपको अच्छे से लिखाई है, भारत में सिविल सेवाओं का इतिहास। ठीक है? तो बहुत डिटेल आपने पढ़ा है वहां पर। तो पहला कमीशन मैकाले कमीशन है, जिसने सिलेबस और एग्जाम की प्रोसेस डिसाइड की या रिकमेंडेशन दी। ठीक है? इसी कमीशन की सिफारिश के आधार पर भारतीयों को भी कंपटीशन के थ्रू बैठने का मौका मिलने लगेगा। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग का योगदान आप देखेंगे, जिन्होंने आईसीएस एक्ट पास किया था, कराया, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, जिसके थ्रू अधिकारियों पर कंट्रोल रखा जा सकता था। आज भी लागू होता है ये। लेकिन जैसे ही लिटन आएगा, भारतीयों को समस्याएं प्रारंभ होने लगेंगी, क्योंकि उसने आते ही सिविल सेवा में प्रवेश की उम्र को घटा दिया था, 19 वर्ष कर दिया था। प्री का क्वेश्चन है 78 में। और आप जानते हो कि आपने लिटन को क्या नाम दिया था? वाइसराय को प्रतिक्रियावादी, यानी जो भारतीय चाह रहे हैं ठीक उसका उल्टा करना। तो इसके विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया था? फिर इंडियन सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था, और मांग की गई थी कि भारतीयों को नियुक्ति की जाए। इसके बाद 1919 के अधिनियम में सिविल सर्विसेज कमीशन बनाया गया था, जिसकी सिफारिश पर 1926 में यूपीएससी बनाई गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उस समय उसको फेडरल कहते हैं। तो ये 1919 के एक्ट में ये कमीशन फॉर्म किया गया था। अन्य कमीशंस, एचिशन कमीशन है, आपके नीचे स्लाइड में दिख रहा होगा, ली कमीशन है, रॉयल कमीशन है,
इन सब का संबंध सिविल सेवाओं में भारत के विकास में रहा है। और नेशनलिस्ट की मांग पर, राष्ट्रवादियों की मांग पर 1923 से भारत में ये परीक्षा कराई जाने लगी थी। तो पहली बार 1923 में लंदन में और भारत के इलाहाबाद में सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा कराई गई। पहले आईसीएस आप जानते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। उन्नीस में 3 भारतीय चुने गए थे एक साथ। आरसी दत्ता, जिनकी किताब आपने पढ़ी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उन्होंने ही कहा था कि उपनिवेशवाद के भारत में 3 चरण दिखाई देते हैं। दूसरे अधिकारी थे एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने ही सिविल सेवा मूवमेंट चलाया था भारतीयों की भर्ती के लिए। इसी को कहते हैं भारतीयकरण, अर्थात सिविल सेवाओं का इंडिजिनाइजेशन। तो कंफ्यूज मत करना, अगर क्वेश्चन बनता है प्री में तो इसका श्रेय एस.एन. बनर्जी को जाएगा। इसका मतलब भारतीयों की नियुक्ति अधिक से अधिक सिविल सेवाओं में करानी है, और इसलिए मूवमेंट भी उन्होंने चलाया। ठीक है। तीसरा आदमी था बिहारी लाल गुप्ता, और इससे क्वेश्चन प्री का बहुत अच्छा तैयार होगा। यही बिहारी लाल गुप्ता वो आदमी है जो 1883 में इल्बर्ट बिल को ड्राफ्ट करेगा। आपको पता है ना, लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल पर विवाद पर इस्तीफा देके चला गया था। तो प्री का क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल किसने ड्राफ्ट किया। एक भारतीय था बिहारी लाल गुप्ता। और आप जानते हैं कि इल्बर्ट बिल में क्या कहा गया था कि न्यायिक प्रक्रिया में पदों में भारतीयों को नियुक्ति दी जानी चाहिए। कब? जब मुकदमा ब्रिटिशर्स का हो सुनने का, गैर भारतीय लोगों का मुकदमा सुनने के लिए अगर जज अपॉइंट किए जाएं तो भारत के लोगों को भी जजों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन प्री के लिए अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से सिविल सेवा पर एक छोटा टॉपिक और सिविल सेवा और भारतीयों पर एक टॉपिक है। ठीक है, तो सिविल सेवाओं का भारतीयकरण पूछा जा सकता है और सिविल सेवा की भारत में भूमिका भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपके ये 2 टॉपिक यहाँ तैयार हैं। 2 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, फिर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं जैसे न्याय प्रक्रिया है या सेना की व्यवस्था है उनको शुरू करते हैं। ठीक है।